हे दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को साइंस का ऐसे 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पे आज भी देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। पहला से मिला है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस और डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 को दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ से मैं मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो सबसे बता दें कि कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण पाई जाती है। और आज सभी को एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण का वह प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। डाउट नोट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नोट ऐप। है दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आप सभी को बता दें कि क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। यही कारण है कि पत्तियां हरा दिखाई देती है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि पत्तियां किसके कारण हरा दिखाई देती है, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो अगर आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएँ कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण दिखाई देता है, तो सही जवाब लिखेंगे आप क्लोरोफिल के कारण। ऐसे सवाल पूछे जाए कि रक्त यानी खून किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप हेमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यानी पायरुवेट का जो विखंडन होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा भी देता है। यह जो क्रिया होता है वो कहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में ये रहा कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है वो क्या होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है। आप सभी को बता दें कि किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं वो R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर वो V/I होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में ये रहा कि धातुओं के धारावाहक होते हैं। यानी धातुओं के धारावाहक क्या होते हैं। पहला से मिला है प्रोटॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा का जो माप की जाती है वो ए मीटर के माध्यम से की जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ए मीटर। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा का मापने वाला अंतर को क्या कहते हैं, तो ए मीटर कहते हैं। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ए मीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो विद्युत धारा की माप की जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में ये रहा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। तो दोस्तों सबसे बता दें कि विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करती है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में ये रहा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। दोस्तों सबसे बता दें इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं।
पहला ऑप्शन है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वह जो दोस्तों धारा का नाम है वो दिष्ट धारा है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 में ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जैव ऊर्जा मात्रा का उदाहरण के लिए। पहला ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, डी में दिया गया है कोयला। तो आपसे बता दें क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा जैव ऊर्जा मात्रा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब आप नाभिकीय ऊर्जा लिखेंगे। उसके बाद में जो अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 11 में कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है। यहाँ पे 4 ऊर्जा का नाम दिया गया है। पहला से मिला है कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे आठवीं प्रश्न संख्या 12 को देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है। पहला से मिला है H2 यानी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी में मिला है CO यानी कोक। ऑप्शन सी में मिला है O2 यानी ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन डी में मिला है H2S। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी H2। हाइड्रोजन गैस एक प्रकार का अवकारक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला से मिला है 2, 7, 6 और डी में दिया गया है 13। काफ़ी सिंपल सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को हम पहले वाले वीडियो सीरीज में बता दिए थे कि HP सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने एक pH के स्केल का आविष्कार किए थे, ठीक है, जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। तो किसी भी विलयन का pH मान 1 से 7 के बीच में होता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। किसी भी विलयन का pH मान 1 से 7 के बीच में होता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। और किसी भी विलयन का मान 7 या 7 के बराबर होता है तो उस विलयन को हम उदासीन विलयन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न जो हमसे पूछा गया है कि कौन सा क्षारक विलयन का, तो क्षारक का मतलब क्या हुआ कि 7 और 14 के बीच में कोई भी संख्या हो सकता है। तो हमें ऑप्शन में ऐसी संख्या का चयन करना है जो 7 से बड़ा और 14 से छोटा हो। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 7 से बड़ा संख्या क्या है, 13 है। तो क्षारीय विलयन का pH मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, 13। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ 14 की। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे हमें फार्मूला खोजना है कि कौन ऐसा फार्मूला है जो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो किसमें बनता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है कि आप सभी इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होती है। तो 1 सेमी होती है, काफ़ी सिंपल है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं। किसी भी लेंस के बाहर और उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम क्या कहते हैं। पहला सुना है अवतल लेंस कहते हैं, समतुल्य लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उसके बाद दिया गया समतलो अवतल लेंस कहते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि इसमें 17 का राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस में ही उसका 2 गोलीय पृष्ठ जो होता है वो उभरा हुआ होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम भी होगा कि कौन ऐसा रंग है जिसका खतरा के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। पहला मिला है नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग और डी में दिया गया है पीला रंग। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लाल रंग का जो प्रयोग है इस्तेमाल किया जाता है वो खतरे के संकेत देने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप। उसके बाद में
हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 19 की। क्वेश्चन 19 में दिया गया है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है वो अधिकतम होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन मिला है बैगनी, ऑप्शन बी में दिया गया है हरा, ऑप्शन सी में दिया गया है लाल, ऑप्शन डी में दिया गया है पीला। तो दोस्तों आपसे बता दें क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैगनी। यहाँ पे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक की बात की जाएगा तो लाल हो जाएगा, और विचलन सबसे अधिक की बात की जाएगा तो बैगनी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। दोनों सवाल में से कोई एक सवाल पूछे जा सकते हैं कि प्रकाश के रंग में किस रंग वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है तो बैगनी, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल हो जाएगा। अगला सवाल कुछ है 20 में कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। पहला ऑप्शन है लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, डी में दिया गया है पेटूनिया फूल से। दोस्तों आपसे बता दें क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लाइकेन के माध्यम से ही जो होता है लिटमस रंजक बैगनी का जो रंग होता है वो निकाला जाता है। किससे तो लाइकेन से। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया गया है कि शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर हम क्लोरीन गैस से जब अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो मैट्रिक एग्जाम में 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। पहला से रहेगा विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी में दिया जाएगा जल। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो विरंजक चूर्ण हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaOCl इंटू Cl होता है, या CaCl2 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला सवाल है कि सोडियम क्लोराइड का pH मान कितना होता है। सोडियम क्लोराइड को तो रासायनिक सूत्र सभी को मालूम होगा कि NaCl होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और ये जो फार्मूला होता है ये साधारण नमक का फार्मूला होता है। तो मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि साधारण नमक का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखें। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। रासायनिक जो सूत्र होता है वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के pH मान लगभग कितना होता है। तो सोडियम क्लोराइड एक दोस्तों क्षारीय होता है और क्षारीय का pH मान 7 से अधिक होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 14। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैट्रिक एग्जाम में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 24 में कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनाता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं, NaOH लिख सकते हैं, ऐसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हमको कराना है Zn से अभिक्रिया, यानी जिंक से अभिक्रिया कराना है। तो ये क्या बनाएगा उत्पाद में, ठीक है। तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो उत्पाद क्या होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं कि Na2ZnO2 प्लस H2O बनाएगा, यानी जल बनाएगा। अगला काफ़ी सिंपल सवाल है कि पीतल क्या है। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। कई धातुओं के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। तो मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि पीतल क्या है। तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। उसके बाद में अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था जो होती है वो कैसी होती है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन मिला है ठोस, ऑप्शन बी में दिया गया गैस, ऑप्शन सी में दिया गया द्रव, और डी में दिया गया है इनमें से एक को नहीं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि ब्रोमीन अधातु की जो अवस्था होती है वो द्रव अवस्था होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, यानी द्रव। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 27 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोकार्बन का नाम दिया गया है, जिसमें से आपको बताना है कि कार्बन के 3 आबंध कौन से हाइड्रोकार्बन में होते हैं। तो पहला मिला है CH4 यानी मीथेन, ऑप्शन बी में दिया गया C2H6, ऑप्शन 3 में दिया गया है C2H8, ऑप्शन डी में दिया गया है C3H8। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा C3H8, यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंपल सवाल है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला से मिला है कि CH3COOH। दोस्तों आपसे बता दें कि CH3COOH चीनी का रासायनिक सूत्र नहीं होता है। तो आखिर ये किसका सूत्र होता है? तो ये है दोस्तों फार्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे, C12H22O11। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है। और उसके बाद में ये जो दिया गया ऑप्शन बी में कि C6H12O6, तो मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, C6H12O6। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 में ये रहा कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन 29 कि हीलियम के बाहरी कक्षा में या बाहरी भाग में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहला सुनला है 1, 2, 3 और डी में दिया गया है 4। क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। He यानी हीलियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। उसके बाद में काफ़ी सिंपल सवाल है, बायोलॉजी से लिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। पहला से मिला है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी में दिया है क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल, और सी में दिया गया है सौर प्रकाश, डी में दिया गया है इनमें से सभी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुख्यमंत्री जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।